वहीं खबर 12 से, जहां उद्योगपतियों की बिल्डिंग को छोड़ करके मध्यम वर्ग और गरीबों की बिल्डिंग को अतिक्रमण बताकर तोड़ा जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। उद्योगपति की बिल्डिंग को छोड़कर गरीब व मध्यम वर्ग के मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने बताया कि 12 अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत के अनुसार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। खुराना ने कहा कि कॉलेज तिराहा से मेडिकल कॉलेज तक 80 फीट रोड स्वीकृत हुआ था, लेकिन राजनीति के दबाव में आकर नगर परिषद द्वारा कॉलेज तिराहा से मेलखेड़ी चौराहे तक 80 फीट में से घटाकर 50 फीट कर दिया गया और मेलखेड़ी चौराहे से मेडिकल कॉलेज तक 80 फीट रोड बताकर गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के मकान अतिक्रमण में बताकर तोड़ा जा रहा है। कार्रवाई हो रही प्रशासन और यहाँ के नेताओं द्वारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज चौराहा है 12 के अंदर, कॉलेज चौराहे से लेके मेलखेड़ी रोड तक, अगर नगर परिषद ने, हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा था कि ये 80 फुट तक ये रोड बनेगी, लेकिन वो 80 फुट कैंसिल करके उसको 50 फुट कर दिया गया। 50 फुट करने के बाद और उसको 50 फुट करने के बाद फिर आगे जाके मेलखेड़ी से उसको 80 फुट कर दिया गया। तो लेकिन मेरा तो ये निवेदन है कि वहाँ पे जो उद्योगपति है उनको कोई फ़ायदा दिया जा रहा है, जबकि वहाँ 80 फुट करनी चाहिए थी, जो 80 फुट का निर्णय था इनका। आगे जाके आप 50 कर दें, आगे तो खूब जगह थी, लेकिन मेलखेड़ी जो चौराहा है जहाँ बरसों से लोग रह रहे हैं, 25-30 साल से, उनका घर तोड़ के वो 10 फुट जगह के उनकी तोड़ के, तो वहाँ से क्या लाभ ले लेंगे। और ये इनका जो कहना है, जिनके जो मकान जो तोड़े जा रहे हैं, इनका कहना है कि सामने से रोड हमारी खेत की जा रही है, हम खेत वाले से बात कर लेते हैं, आपको 10 फुट रोड व खेत वहाँ से जगह दे देते हैं, हमारा मकान ना गिराया जाए, हमारा मकान ना तोड़ा जाए। लेकिन ये क्या है कि ये मतभेद जो करते हैं और बहुत राजनीति जिनको शरण मिला हुआ, आचरण मिला हुआ, उनका तो ये साथ दे रहे हैं, और जिनका नहीं है कोई साथ देने वाला, उनका ये तोड़वा रहे हैं। वहीं पे ही हमारे कुछ नेतागण के और भी मकान है पास में ही, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। अगर तोड़ना तो फिर सुबह उनका भी तोड़ो आप। अगर इनका मकान तोड़ना चाहते हो तो पास में ही तो वो मकान है, उनका क्यों नहीं तोड़ रहे आप? आपका नाम और पद बताओ। मैं हिंदू जागरण मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज धनेरू, श्री डूंगरगढ़ एवं मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के हक में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए और उनके संघर्ष में साथ देने के लिए सदैव तत्पर है। किसान सम्मेलन में जाते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टोंक विधायक सचिन पायलट भी मौजूद रहे। अब खबर 12 से, जहां पे घटिया निर्माण सामग्री से पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। 12 के बोड़ारी ग्राम शनिधाम रोड पर घटिया निर्माण सामग्री से पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व सरपंच तोलाराम मीणा ने बताया कि लगभग 10 लाख की लागत से पशु चिकित्सालय का निर्माण घटिया सामग्री से हो रहा है। 2 माह से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। बहुत ही धीमी गति से निर्माण हो रहा है और न ही निर्माण के दौरान इसकी तराई की जा रही है। इस संबंध में संबंधित ठेकेदार से संपर्क किया तो ठेकेदार ने फोन नहीं उठाया। तोलाराम मीणा ने इसकी शिकायत संबंधी JEN और जॉन डायरेक्टर से भी की है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने इस घटिया निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, राजधानी जयपुर में लगातार अवैध निर्माण जारी है और ऐसा ही मामला जोन 10 आगरा रोड एक्नॉलेजिकल जोन में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जोन 10 में लगातार अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं। और इसी के चलते हुए जोन 10 में टायर फैक्ट्री के पास सुमेल रोड विजयपुरा में अवैध रूप से ड्यूप्लेक्स व कमर्शियल दुकानों का निर्माण भी किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जोन 10 में टायर फैक्ट्री के पास सुमेल रोड विजयपुरा में अवैध रूप से ड्यूप्लेक्स एवं कमर्शियल दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार अवैध है। और वहीं इकोलॉजिकल होने के बाद भी आगरा रोड पर तमाम अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आगरा रोड तिलक हॉस्पिटल के पास, तो वहीं तारानगर प्लॉट नंबर 9 के सामने, साथ ही साथ कृष्णा नगर प्लॉट नंबर 22B के सामने, साथ ही प्लॉट नंबर 31 के पास, तो वहीं VIP कॉलोनी पर
कॉम्प्लेक्स का निर्माण सहित कई तमाम निर्माण जोन 10 में अभी भी जारी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जिला मुख्यालय पर आज जिला कलेक्टर परिसर जिला परिषद द्वारा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर चलाए जाने वाले विकास रथ को जिला कलेक्टर अंशदीप द्वारा विकास रथ को आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। पाली जिले के अंदर राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष कार्यकाल में इस रथ के माध्यम से जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और यह विकास रथ जिले के हर उपखंड के ग्राम ग्राम ढाणी ढाणी हर कस्बे में जाएगा और सरकार की उपलब्धियां जनहितकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रसार भी करेंगी। आज इस मौके पर जनप्रतिनिधि महावीर सिंह राजपुरोहित सुकराई सहित कई लोग वहां पे उपस्थित भी रहे और हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। बूंदी जिले के देईखेड़ा थाना क्षेत्र के गेता मलखीदा पुलिया पर अचानक असंतुलित होकर के एक कार रेलिंग तोड़ करके गड्ढे में जा गिरी। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 9 बजे करीब इटावा से लाखेरी की ओर जा रही एक कार पुलिया में बने हुए ब्रेकर जैसे गड्ढे में जंपिंग होने के बाद असंतुलित हो गई, जिसके कारण पुलिया के किनारे लगी रेलिंग को तोड़ करके कार माखीदा की ओर पुलिया के आखिरी छोर की ओर गड्ढे में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और जिसके बाद घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से इटावा अस्पताल पहुंचाया। कार में 2 महिलाएं, 2 बच्चे, 2 पुरुष सहित कुल 6 लोग सवार थे। हालांकि पुलिया के साइड इफेक्ट में रेलिंग के कार में सवार लोगों ने जान बचा ली, तो वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज अभी जारी है। चूरू दूधवाखार थाना अंतर्गत गांव सिरसला बस स्टैंड के पास शुक्रवार रात को 2 ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 जनों की मौत भी हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास ही में स्थित जीएसएस को भी चपेट में ले लिया और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद ट्रक में बैठे लोग उतर करके भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन लपटों में घिरने के चलते सफल नहीं हो सकी। आग में जलने से दोनों ट्रक जल करके कबाड़ भी हो चुके और हादसे की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर व एसपी भी मौके पर पहुंचे और आने जाने वाले वाहनों को 6 किलोमीटर दूर ही रोक दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक ट्रक चूरू की तरफ व दूसरा राजगढ़ की तरफ जा रहा था, तो वहीं गांव सिरसला के नज़दीक दोनों आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति का निरीक्षण किया और पाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभानु सिंह भाटी ने आज पंचायत समिति कार्यालय जाकर के वहां का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भाटी ने पंचायत समिति कार्यालय वार्षिक लेखा, वित्त आयोग, योजना राज्य वित्त आयोग, सांसद विकास योजना, विधायक क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन नरेगा सहित अन्य योजनाओं के बारे में रिकॉर्ड का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी ली है। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर प्रधान मंगलाराम देवासी, विकास अधिकारी किशन सिंह एवं मारवाड़ जंक्शन सरपंच जया गुजर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर का बहुमान भी किया है। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वही खबर बाड़मेर से, जहां नर्मदा परियोजना पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद पानी के लिए त्राही मची हुई है। राजस्थान के पश्चिमी सीमा लगते जिला बाड़मेर के सीमावर्ती गांव को वर्ष 2015 में नर्मदा नहर परियोजना का पानी पिलाने के लिए पिछली सरकार के राजनेताओं ने वादे किए थे। वहीं वर्तमान सरकार में पानी पिलाने के लिए अपनी कमर कस ली है, परंतु इस क्षेत्र में हालात यह बयां कर रही है कि सीमावर्ती उपखंड गडरा रोड सैकड़ों गांव में पानी के लिए त्राही मची हुई है। वहीं इस क्षेत्र में पशुपालन एवं मवेशियों के लिए गर्मी की ऋतु चालू होने के बाद हालात बड़े भयंकर एवं भयभीत होते जा रहे हैं। लोगों को एक बूंद भी पानी के परंपरागत जल स्रोतों से बूंद
पानी इकट्ठा कर अपनी तथा अपने मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं नर्मदा नहर परियोजना पर अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी पिछले 10 साल में एक बूंद भी पानी क्षेत्र में नहीं पहुंचा। गडरा रोड उपखंड के नजदीक ग्राम पंचायत बंडासर में नर्मदा नहर परियोजना का पंप हाउस बनाया जा रहा है, जो अधिकारियों के अनुसार बन चुका होगा या नजदीकी समय में बन जाएगा, लेकिन हालात यह है कि वर्तमान में भी 1 साल के लगभग का समय लग जाएगा, जिससे यह साबित हो रहा है कि नर्मदा नहर का पानी एक कहावत सी बन गई है। नर्मदा का नीर सीमावर्ती एवं आवागमन रहित क्षेत्र के गाँव के लिए द्रौपदी का चीर बन चुका है। क्षेत्र में न्यूज़ 19 की टीम मौके पर पहुंची। वहां जाकर देखा तो वर्तमान में भी इस गर्मी में भी नर्मदा का पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, पूर्व में कई झील एवं पानी की हौदियां सूखी पड़ी हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों को तथा अपने मवेशियों को प्यास बुझाने के लिए महंगे भावों में पानी खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है, परंतु इस सरकार एवं सरकारी अधिकारी पानी की समस्या का निदान करने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, जलदाय विभाग के पास तो संसाधनों की कमी है, परंतु नर्मदा नहर परियोजना पर अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद पिछले 10 साल में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच पाया। इस सीमावर्ती क्षेत्र में जो इस गर्मी में ग्रामीणों एवं मवेशियों की हालत दयनीय स्थिति है। एक तरफ राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा नर्मदा परियोजना के तहत में नर्मदा नहर परियोजना प्रोजेक्ट के तहत में सीमावर्ती क्षेत्र के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए दावे भी कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में बजट में भी नर्मदा नहर परियोजना के लिए कुछ बजट भी जारी किया गया है, लेकिन पिछले 10 सालों से 2-3 सरकारें भी परिवर्तन भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी नर्मदा नहर परियोजना का पानी अंतिम छोर के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा है। नर्मदा नहर परियोजना के चल रहे प्रोजेक्ट के पंप कार्य पर जब मौके पर आकर देखा है तो वर्तमान में भी कुछ समय ऐसा ज़रूर लग जाएगा, पानी पहुंचने के लिए अभी भी कुछ समय ज़रूर लग जाएगा, और वर्तमान में स्थिति ये बयां कर रही है। सर में जो ये नर्मदा नहर प्रोजेक्ट के तहत में जो पंप हाउस का कितने दिनों से काम चल रहा है? ये कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है। कौन सी कंपनी से है? अब ये तो पता नहीं कौन सी कंपनी से। ये जो आसपास में जो रोड किनारे पे पाइप जो बिखरे हुए पड़े हैं, इसमें क्या अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है? बिछाई है, अधूरी बाकी है। तो ये लगभग कब तक पूरा हो जाएगा? अब ये तो पता नहीं, अधिकारी बता सकते हैं, अपन को पता नहीं। क्या अधिकारी यहाँ आते हैं तो आप पूछते हो क्या? नहीं, हम नहीं पूछते। यहाँ इस गांव में पानी की किल्लत नहीं है क्या? पानी की तो किल्लत है। तो नर्मदा नहर परियोजना का पानी तो इस बार पहुंचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचा? अब ये तो पता नहीं, अब अधिकारी को पता है, अपन को पता नहीं है। तो आप गांव के ग्रामीण कभी अधिकारियों से बातचीत करते हो? हम तो जानते नहीं, अधिकारी आते हैं जाते हैं, हम अपन को पता नहीं। कभी अधिकारी यहाँ आके गांव में कभी पूछा है कि कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, जो जलदाय विभाग वालों ने भी कभी नहीं, कभी किसी ने नहीं पूछा, कोई पूछता ही नहीं है। फिर अभी आप पानी कहाँ से? अपने गाँव से आता है। अपने गांव में कितनी ट्यूबवेल है? लगभग लोग कह रहे 10-15 है। क्या सभी चालू है? अभी पता नहीं, गांव को पानी मिल रहा है, बाकी हमारे लिए सब चालू होंगे। अभी जो से गर्मी की सीजन चालू हुई है, इसमें पानी की क्या किल्लत रहेगी? जरूर रहेगी, थोड़ी सी रहेगी। अभी कितने दिन रहेगी वो पता नहीं, यही तकलीफ है हमारे को। भांडासर गांव की जनसंख्या क्या है? लगभग होगी 1000 घर बस्ती। 1000 घर की बस्ती जी। क्या यहाँ पे नल कनेक्शन दिए हुए हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या JLR बनी हुई है? नहीं, JLR बनी हुई है, बाकी नल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे लगभग कितनी मवेशी है? मवेशी होगी लगभग 2-2.5 हज़ार। मवेशियों को पानी पीने के लिए कहाँ से? घरों में पिलाते हैं हम। तो ये कहाँ गडरा रोड से मंगवाते हो या यहीं से? भांडासर से लाते हैं, सब जगह लाते हैं। तो क्या पैसों से पैसों से भी लेते हैं, किसी से भरवा के लाते हैं, और हो जाता है कुछ। तो अभी जैसे गर्मी की सीजन आते मवेशियों के लिए क्या हालत होगी? हालत तो होगी, अब क्या करें, हालत तो होगी। बाकी ठीक है, गांव में ट्यूबवेल है, उसमें लाएंगे पिलाएंगे, और क्या करेंगे। बाकी कोई गवर्नमेंट की सुविधा है नहीं। जैसे कि ये नर्मदा नहर का जो पानी पहुंचने के बाद में हालात क्या स्थिति? बिल्कुल सुधर जाएगी, पहुंचेगा तो, नहीं पहुंचेगा ऐसी कैसी रहेगी। वही खबर दौसा से, जहां राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में कल रविवार होने की वजह से आज विज्ञान दिवस मनाया गया। आज देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा में विज्ञान दिवस और हिटगल चयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, किंतु कल रविवार होने के कारण आज ही विज्ञान दिवस मनाया गया। जीव विज्ञान के विख्याता शैलेंद्र बागौरिया ने जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। भौतिकी विज्ञान के विख्याता आनंद बाबू बघेल ने सीवी रमन के जीवन और रमन प्रभाव के बारे में बताया। रसायन विज्ञान के विख्याता अनिल कुमार ने दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। नीरजो मीणा ने विज्ञान क्षेत्र में करियर के बारे में बताया। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शकुंतला मीणा ने सीवी रमन के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में वैज्ञानिकता के विकास और करियर में विज्ञान की उपयोगिता के लिए प्रेरक उद्बोधन दिया। विज्ञान दिवस कार्यक्रम के अंतिम चरण में कक्षा 11वीं की छात्रा कविता गुज्जर ने हेड गर्ल चुना गया। कविता गुज्जर का चयन शैक्षणिक योग्यता और उनके नेतृत्व क्षमता के मद्देनजर एक समिति की सर्वसम्मत राय से किया गया। चयन के बाद कविता का माल्यार्पण और बैच प्रदान कर सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में नाथुराम सिंह राजपूत, बंसी लाल मीणा, चंद्रमोहन, डॉक्टर मधु जैन और जितेंद्र गुज्जर आदि मौजूद रहे। आज तो हमने विज्ञान लिया, कहते हुए भी गर्व होता है। किसी से पूछो कि क्या लिए तो बोलता है बायोलॉजी लिए। सामने वाले पे भी एक प्रभाव पड़ता है कि बायोलॉजी लिए तो बच्चे में कुछ होगा तभी तो बायोलॉजी लिए। तो शायद मैं मानती हूँ कि हमारी क्लास में कुछ होगा तभी सभी ने बायोलॉजी ली है और हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। और मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एग्जाम आ चुकी हैं तो उसके तरफ ध्यान दें। क्योंकि एक विज्ञान दोबारा अभी ले लो इसी साल में विज्ञान के ऊपर, क्योंकि विज्ञान के ऊपर एक कोरोना फैला हुआ है। अगर विज्ञान ना होती तो शायद हमारे देश में जितनी जाने गई हैं उससे दुगनी जाती। क्योंकि आज से 100 वर्ष फिक्स निकाल लो, मैंने देखा है टीवी पर 1920 उसी में भी ऐसी ही महामारी फैली थी, उसमें करोड़ों की संख्या में जाने गई थी। बट अब निकाले तो कुछ 1.5 लाख करीब ही जाने गई, 1.5-2 लाख के करीब गई है। और इसकी देन क्या है? विज्ञान। क्योंकि डॉक्टर जो हमें बचा सके और वैज्ञानिक के मान लो जो उस वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, भारत ने अब खोज कर ली है, उसी का परिणाम है कि हम स्कूल में आ पाए हैं। वरना 1 साल सभी घर रहे हैं और अच्छा भी नहीं लगता कि हम अपने आप से दूर रहे। बच्चे घर पे रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ अलग है, ऐसा लगता है जैसे मम्मी है वैसे हमें, जैसे पापा है वैसे हमें, कुछ खास नहीं लगता। बट यहाँ पे आते हैं तो लगता है कुछ खास है हमें, कुछ करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि माँ होती है, हम घर पे जाते हैं तो माँ की तरह एग्जाम करते हैं, माँ करती है हम करते हैं, पर यहाँ पे हम कुछ खास करते हैं, पढ़ते हैं, अपने विचारों के बारे में सोचते हैं। तो ये होती है हमारी खासियत। और मैं चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद हमारे में से भी कोई होगा जो कुछ अपना नाम रोशन कर पाए। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सेक्शन आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने पहले के समय में जरूर सुना होगा कि राजा महाराजा अपना धन जमीन के अंदर गाड़ के रखते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता। ऐसा ही एक और मामला राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ मिला और चोरों ने चोरी करने के लिए पहले 87 लाख रुपए की उस जमीन को खरीदा और उसके बाद में सुरंग बना करके वहां से गड़े हुए सामान को लेकर के चले गए। आप सभी को बता दूं कि उसके अंतर्गत 3 बक्से थे, जिनमें से एक बक्से के अंदर चांदी की आभूषण भी रखे गए थे और उन आभूषण को चोर चुरा करके लेकर के चले गए हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं राजधानी जयपुर के यह वैशाली नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि पेट्रोल और डीजल लगातार अपनी वृद्धि पर है और इसी के चलते हुए कल एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के अंदर महंगाई देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल 25 पैसे तो वहीं डीजल 16 पैसे तक बढ़ता हुआ साफ साफ नजर आया है। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल 25 पैसे की बढ़त के साथ में 97.72 रुपए और वहीं डीजल 16 पैसे की बढ़त के साथ में 90.98 पैसे राजधानी जयपुर के अंदर पहुंच चुका है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि वहीं 2 महीने के लंबे घमासान के बाद में मई के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आते हुए नजर आएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी की, जहां पर अब चुनाव किए जाएंगे और उसके नतीजे सामने आते हुए साफ साफ नजर आएंगे और इसकी घोषणा भी अब कर दी गई है और 27 मार्च से वोटिंग भी जारी की जाएगी।
साथ ही एक बात और आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों के बीच में लगभग 1.5 साल से घमासान चल रहा था और उसी घमासान के चलते हुए दोनों एक साथ बहुत कम नजर आते थे। लेकिन अब जब राजस्थान के अंदर 4 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, तब यह दोनों एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरकार गिरने का भी खतरा है, तो वहीं सचिन पायलट का पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। और एक बार फिर जब ये चुनावी शंखनाद बजाते हुए आज नजर आएंगे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इतने लंबे समय के बाद में एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ 2 जगह का दौरा भी आज करेंगे। वहीं आप सभी को बता दूं कि कोरोना वायरस राजस्थान के अंदर अभी कम हो गया था, जिसके 80, 70, 90 इस तरह से केस सामने आ रहे थे और उस केसों के मुकाबले अब अगर हम बात करें तो कल के केसों के मामले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ गए हैं और कोरोना के केस बढ़ करके 149 तक पहुंच गए हैं। जी हां, लगभग 150 राजस्थान के अंदर कोरोना केस पाए गए हैं कल, और इसमें सबसे ज्यादा कोरोना के केस कोटा के अंदर पाए गए हैं। आप सभी को बता दूं कि कोटा के अंदर 60 कोरोना वायरस के नए मरीज हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा केस जहां राजधानी जयपुर में आ रहे थे, वहां पर इसके केस 17 सामने आए हैं। तो इसी के साथ हम सभी को अपनी कोरोना गाइडलाइन का भी ध्यान में रखना होगा और सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना आवश्यक होगा। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। 14 फरवरी 2019 ये वो तारीख है जब पूरे देश को आतंकवादियों ने झकझोर कर रख दिया था। इस दिन आतंकवादी हमले में लगभग हमारे 40 जवान शहीद होते हुए भी नजर आए थे और इन सब के पीछे जैश-ए-मोहम्मद आतंकी दल का हाथ सामने आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे जवानों के शहीदों के बदला लिया और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई। जी हाँ, पीओके के बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की गई और उसके अंतर्गत 400 आतंकियों को मार भी गिराया था। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुर्जर। तो कर्नल साहब, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो के अंदर। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि उसमें आज 2 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पावन अवसर पर हमारे उन 43 वीर सपूतों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उनको नमन करना चाहूंगा, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना चाहूंगा और इसके साथ साथ उनके परिवारजनों को बताना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ है और आपके इस बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा। एक सैनिक होने के नाते मैंने आपसे एक गुजारिश की है और आपने जहां तक बताया कि आज 2 वर्ष हो चुके हैं, उस दर्दनाक हादसे को 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। जैसा आपने बताया कि 14 फरवरी 2019 का दिन था, जिस दिन सुबह सुबह पर हमारे 43 सीआरपीएफ के जवानों को ले जाती हुई गाड़ी को उड़ा दिया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आप देखिए, वो इतिहास के पन्नों में भारत के दौर में एक ऐसा उग्रवाद की लड़ाई के खिलाफ पल आया था। तब भारत ने ये डिसाइड कर लिया था, भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने साफ कर दिया था कि इसके बाद ऐसा इनका बदला लिया जाएगा कि आने वाले कई वर्षों तक दुश्मन कभी भारत की तरफ नजर नहीं उठा के देख सकेंगे। और जैसा पुलकित जी आपने बताया कि 26 जनवरी को सुबह 3:30 बजे भारत की हवाई जहाज उड़ते हुए जाते हैं और पाकिस्तान के जो उग्रवादी, जैसे आपने बताया एलएटी से जुड़े हुए थे, उनके जो कैंप थे बालाकोट पीओके के अंदर, उन कैंपों को जिस प्रकार से हमारे भारतीय एयरफोर्स ने उनको ध्वस्त किया, उनको सर्जिकल स्ट्राइक के तहत उनको बर्बाद किया और करीब 400 से ज्यादा जितने टेररिस्ट और उनके पाकिस्तान के जो उनके साथ मिले हुए सैनिक जो रहते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको बर्बाद किया। एक ऐसा इतिहास का पन्ना लिखा गया जिसकी आज मैं मानता हूं एक तरह 2 वर्ष पूरे हुए हैं। वो तो थी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी, पर पुलकित जी आपने सवाल पूछा कि उसके बाद आज हम इस स्थिति को कैसे देखें। देखिए, जैसा हम कहते हैं बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ पूरा दुनिया है, इसके साथ जो बदलाव देखने को सर्जिकल स्ट्राइक पहली बर्मा में हुई थी, दूसरी हमारी उड़ी हमले के बाद हुई और तीसरी हमारी ये पुलवामा में जो कि
पुलवामा के हमले के बाद बालाकोट में की गई। ये तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक वो सर्जिकल स्ट्राइक थी। उसके बाद पाकिस्तान उभर नहीं सका। दुनिया को संकेत मिल गया कि भारत के अंदर आप इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकते कि उनके वीर सैनिक या उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचाओ और भारत देखता रहेगा। बिल्कुल गोली का जवाब गोलों से दिया गया, ध्वस्त किया गया। लेकिन उस समय सवाल ये भी उठ रहा था सामने, जो विपक्षी पार्टी थे और विपक्षी दल थे, उन सभी का कहना ये भी था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करी नहीं गई। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि आप जब 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं तो इसके फैक्ट्स भी बिल्कुल सामने आ गए हैं। 2 साल हो गए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और ये तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकार कर लिया कि किस प्रकार से भारतीय एयरफोर्स ने और भारतीय सैनिकों ने बालाकोट में उनका निस्तार पूरा नाम मिटा दिया था। और दूसरी बात इंटरनेशनली जग जाहिर हो चुकी है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पुलकित जी से निकल के आती है कि हमारी ऑपोजिशन की मानसिकता सरकार को घेरने की मेरी गुजारिश है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पे नहीं होनी चाहिए। और उनको जब इसका पूरा ज्ञान नहीं था, आपको याद होगा पुलकित जी उस समय भारतीय सेना के हमारे जो जनरल साहब थे, जो इस मिलिट्री ऑपरेशंस के जो इंचार्ज थे, उन्होंने आकर के अनाउंस किया था सुबह कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। उसके बाद विपक्षी कहने लगे कि कोई पेड़ टूट, मैं मानता हूं वो छोटी राजनीति थी और उनको जवाब दे चुका है देश उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव आए हैं। मेरी बस गुजारिश भारत के नागरिकों से ऐसी है और युवाओं से स्पेशली कि देखिए जो इस तरह की मानसिकता के लोग जो देश के अंदर दुश्मन की भाषा बोलते हैं या दुश्मन को मनोबल बढ़ाने में और हमारे देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको जगह नहीं देनी चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। और ये तो दुनिया में परचम जिस प्रकार से भारत का आज लहरा रहा है आप खुद देख रहे हैं। लेकिन उस समय ये सवाल सबसे बड़ा सामने आ रहा था कि जो जिससे गाड़ी को टकराया गया था और जिसमें अपने जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, इतना बारूद आखिर भारत के अंदर आया कहां से था? उस सवाल का जवाब अभी तक देश की जनता को नहीं मिल पाया। नहीं, मैं पहली बात मैंने ये रखी थी कि कश्मीर की परिस्थिति और उग्रवाद कोई नया नहीं है। ये सन 80 के दशक से वहां पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक के नाम से वहां पर शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत वो धीरे धीरे कर करके वो सारी चीजें। और हमारे नागरिकों को आई एम श्योर आपको भी पता है कि अब तो हमारे चारों तरफ फेंस लग चुकी है, पर फिर भी जहां वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहां के पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, और जिस प्रकार से आपने खुद ने कहा कि लोग सरकार की मंशा पर शक उठाते हैं, तो उनके जो समर्थक थे वो उन्होंने किस तरह किया। पर एक बात मैं देश को बताना चाहूंगा कि देखिए सेना से जुड़े हुए मामलों को आप पूरा सेना पे विश्वास करते हैं, मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, उसके नाते मुझे पूरा भरोसा है कि सेना के मामले अगर किसी से चूक भी हुई है, ये कैसे आया, कहां आया, क्या आया, ये पब्लिक डोमेन के इश्यू नहीं होने चाहिए। और आपको यकीन होना चाहिए अगर किसी सैनिक या किसी भी जिस आदमी ने दुस्साहस किया होगा, क्योंकि अगर उसको लेकर के हम पब्लिक डोमेन में इस पे चर्चा करेंगे तो फिर दुश्मन हमारे पे हमारी रणनीति का पता लग सकता है। मैं मानता हूं उनको सजा मिल चुकी होगी। और जहां तक ये जो आरडीएक्स कहां से आया, वो लोग कहां से आए, आप भी जानते हैं इतना बड़ा देश है, जब तक जो हमारे राजनेता लोग अगर ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री को, सेना के चीफ को गाली दे सकते हैं, तो मैं मानता हूं ऐसी मानसिकता के लोग जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। और इसकी कार्रवाई हो चुकी है। ये कहां लेकिन कर्नल साहब मैं आपको बता दूं जी कि इसमें ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान अब दोबारा भारत से भिड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप पाकिस्तान भारत से भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है तो इसका एक साफ साफ नजरिया देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान या तो डरा हुआ है या पाकिस्तान अब ये दुस्साहस नहीं कर सकता दोबारा से। देखो इसमें दो बात है साहब। देखिए जो बदले में भारत का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो हमारी मानसिकता देश की बदली थी कि हम और कोई भी टेररिस्ट स्ट्राइक बर्दाश्त, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारत ने पहले कदम नहीं उठाया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उसी के बाद में कदम उठाया। आपकी बात सही है, बिना राजनीतिकरण किए हुए इतना बता सकता हूं कि कोई भी सरकार होती है जनता का प्रतिबिंब होती है। बिल्कुल। और जनता ने, नागरिकों ने यह तय किया कि हमारा प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। आपने मोदी जी का नाम लिया तो मैं तो स्वीकार करता हूं कि मोदी जी जैसे व्यक्ति ने ये सेना को जो भी डायरेक्शन दी होंगी उसी का नतीजा है कि हम एलओसी को क्रॉस कर करके पाकिस्तान के अंदर जा करके हमने स्ट्राइक किया है। बधाई की पात्र है सरकार, बधाई के पात्र है नागरिक, बधाई के पात्र आप लोग हैं जो उन्होंने इतना एक भारत की छवि को किया। और आज के दिन पाकिस्तान दुस्साहस नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जिस प्रकार से मिलिटरीली हमने उसको पछाड़ा है, इकोनॉमिकली उसको ध्वस्त किया है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया है और इंटरनेशनल हर प्लेटफॉर्म पे उसको शर्मिंदा किया है,
मैं मानता हूं पाकिस्तान की अब चर्चा करना ही बेकार है। वो तो ऐसे कगार पे खड़ा है कि बलूचिस्तान और जिस प्रकार से वो चीन का एक तरह वो गुलाम बन चुका है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के नक्शे से जल्दी हट जाएगा। और मुझे उम्मीद है भारत अपनी पुनः स्थिति यथास्थिति शांति कायम कर पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लेना ही अब एक बार को गलत होगा, लेकिन अगर वही दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय बहुत सही कदम उठा करके हमारे जवानों का बदला लिया था और इसी के लेते हुए ये एयर स्ट्राइक भी की गई थी और वहां पर लगभग 400 लोगों को मार गिराया था। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां पे एक मंदबुद्धि बालिका का अपहरण कर शादी करने का प्रयास किया गया। मामले में मदनगंज थाना पुलिस ने आरोपी की मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मंदबुद्धि बालिका को पुलिस ने दस्तयाब किया है। पीड़िता के पिता ने मदनगंज थाने में इस अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई थी। गत 17 नवंबर 2020 को आरोपियों ने बस स्टैंड से इस बालिका का अपहरण किया था। अकेली देखकर मंदबुद्धि बालिका को बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से ले गए थे अपने साथ। शराबी पति से दुखी होकर पहली पत्नी चली गई थी छोड़कर। आरोपी मां मुन्नी देवी बैरवा व पुत्र गोविंद बैरवा को पुलिस टीम ने सिरोही से गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर के आसपुर में आदिवासियों का महाकुंभ बेड़ेश्वर मेला आज से है। कोरोना कहर के चलते हुए सदियों पुरानी परंपरा में बदलाव किया गया, तो वहीं महंत नई विराजे पालकी यात्रा में, साथ ही सिर्फ भगवान निष्कलंक की निकाली पालकी यात्रा, साथ ही साथ साबला से बेड़ेश्वर धाम तक निकाली जाएगी यह यात्रा। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2021 में आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी मतगणना। वहीं आज कुल 16 पदों के लिए मतगणना की जाएगी, तो साथ ही संयुक्त पुस्तकालय सचिव पर हो चुका निर्विरोध निर्वाचन। वहीं अधिवक्ता हितेश बागड़ी का निर्विरोध हो चुका है निर्वाचन। हिंडौन में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। करौली क्षेत्र के हिंडौन के 2 युवक मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं उदयपुर के हिंडौन लौटे दोनों युवक और हिंडौन के फुलवाड़ा व बाजना कला गांव के निवासी हैं वह दोनों युवक। साथ ही साथ चिकित्सकों द्वारा दोनों युवकों को होम क्वारंटाइन करवा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली जाएंगे। प्रदेश में 2 किसान सभा संबोधित करने के बाद आज दिल्ली जाएंगे और वहीं 12 बजे डूंगरपुर में किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। साथ ही 2:30 बजे मातृकुंडिया में किसान सम्मेलन को वह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 12 जिले के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कॉलेज रोड पर की जा रही थी कार्रवाई, तो वहीं सड़क के 40-40 फुट की परिधि के अंदर आ रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस जाब्ता भारी संख्या में मौजूद भी रहा और नगर परिषद आयुक्त मनोज मीना भी वहां पे मौजूद रहे। आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल आज ओसिया क्षेत्र के दौरे पर हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को जोधपुर जिले के ओसिया क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बिगमी नेवरा ग्राम में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने ओसिया में मीडियम से मुलाकात करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और देश में चल रहा किसान आंदोलन किसान हितों के लिए कृषि बिलों की वापसी को लेकर किया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा है कि आरएलपी पार्टी अपने बैनर तले किसान आंदोलन को समर्थन निस्वार्थ भाव से करेगी और केंद्र जब तक किसानों की मांग को नहीं मानता तब तक देश का युवा व किसान चुप नहीं बैठेगा। सांसद ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि ऐसे मामलों में भी केंद्र व राज्य एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जबकि केंद्र व राज्य दोनों को टैक्स कम करके कीमतें घटाने की जरूरत है। सांसद ने पंचायती राज चुनाव के लिए जोधपुर सहित शेष रहे जिलों में भी आरएलपी मजबूत से चुनाव लड़ेगी और किसान हितों का संरक्षण व युवाओं के हितों का संरक्षण आरएलपी की प्रमुख प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टियों को जमकर कोसा। ओसिया में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत में लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल एवं पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर श्रवण चौधरी एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये बताओ आप इसका क्या होगा? आप चालू करो। ओके, साइड में जो केंद्र की सरकार तीनों कृषि बिल लेकर आई है, वो तीनों
किसान विरोधी है, काले कानून है, और उनको वापस सरकार ने इसको लेकर देश में किसान आंदोलन लगभग 3 माह से चल रहा है। और शाहजहाँपुर बॉर्डर हमने जाम किया, 3 बार दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी किया, और आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने झंडे के साथ देश के अंदर इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है। और लोकसभा में भी पुरजोर तरीके से तीनों बिलों का विरोध किया, लोकसभा की कमेटी से इस्तीफा दिया, और एनडीए भी इसी खातिर छोड़ी कि तीनों कृषि बिल दिल्ली की सरकार वापस ले। जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक देश में किसान और किसान के बेटे इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों के सम्मान के लिए संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, कृषि बिलों को होल्ड करने के साथ साथ इनको अभ्यास में डाले और वापस ले। ये हमारी मांग रही है। आप इस आंदोलन में खुदे उस वक्त भाजपा कई उच्च नेताओं ने आपसे संपर्क साधा था। 2 बार मैंने उनके कहने से डेफर किया इस आंदोलन को, देश के गृह मंत्री ने कहा था, और एक बार पूछ भी वापस दिया, समय भी दिया। लेकिन हमारे लिए, मेरी जो पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, उसके लिए किसान और जवान पहले है, और सत्ता का लालच हमें कभी नहीं रहा। प्रदेश में भी मंत्री पदों को ठोकर मारी, और देश में भी किसानों को आवश्यकता पड़ी तो हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों के साथ सड़क पे आ गया। अब जो लड़ाई, अगली लड़ाई जो होगी वो दिल्ली के किसान बिलों के खिलाफ, और प्रदेश में मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, संपूर्ण कर्ज माफी जो राहुल गांधी कह के गए थे, बेरोजगारी भत्ता और नौकरियां मिले, खेत की सिंचाई का पानी, इनको लेकर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, इसमें दिल्ली के साथ साथ राजस्थान सरकार भी दोषी है। इनको सेस कम करके और हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पे पैसा कम करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पे आरोप लगाना के अलावा दिल्ली और प्रदेश वाले, दिल्ली वाले कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं दिल्ली कम करेगी। इससे आम जन गुस्सा जा रहा है, मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अभी जो बजट पेश हुआ उसमें नौजवानों को निराश किया, और जो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्ज माफी के साथ साथ 2 लाख नौकरियों की जो इन्होंने बार बार बात करी, बेरोजगारी भत्ते की जो बात इन्होंने उसके अंदर करी, और एक बूंद बूंद सिंचाई जो हमारे ओसियां, लोहावट, सर नागौर, पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ बूंद बूंद सिंचाई के कनेक्शन किसानों ने दिए, उनको उम्मीद थी जिनको 1 साल पूरा हो गया, सरकार बजट में उनको सामान्य श्रेणी मिलेगी ताकि किसानों को राहत मिले। ये राहत सरकार ने बजट में नहीं दी। मेरी सरकार से अपील है कि बजट में जब मुख्यमंत्री रिप्लाई दे तो किसानों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करें, और ये आगे हम इस प्रदेश में आंदोलन की नई रूपरेखा और नई रणनीति तैयार करने में लगे। आगामी पंचायत चुनाव में आरएलपी आ रही है, ये 12 जिलों में वापिस हम चुनाव लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, 100 जिला परिषद सीटें लड़ी और 4 लाख वोट आदि के लिए नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ा, 3 दर्जन जगह अच्छे वोट लिए, और एक पूरा बोर्ड राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना, और 2 प्रधान हमारे बने, एक हमारे समर्थन से राजस्थान के प्रधान बना राज्य। और सर, जो अभी जो राजस्थान का बजट पेश हुआ है उसमें ओसियां विधानसभा सहित कई विधानसभाओं में जो है किसानों को, आम जनता को जो है वो निराशा हाथ लगी है, और कई जगह जो देखा जा रहा है जहाँ ओसिया के लोगों को जहाँ उम्मीद थी कि हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए लेकिन अभी तक जनता को नहीं मिली है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओसिया का विकास हो, पूरे राजस्थान का विकास हो, हर जगह किसान जवान को रोजगार मिले और अपना राजस्थान आगे बढ़े, इसके लिए हम विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा प्रयास कर रही है। और मैंने आपको बता दिया कि तीनों कृषि बिल जो दिल्ली के हैं, उसके साथ साथ राजस्थान की सरकार ने जो वादे किसान और जवानों ने किए, और आज़ादी के 70 साल बाद भी डिग्री लेने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं है, किसान तकलीफ के अंदर है, कर्ज के बोझ पर आत्महत्याएं कर रहा है, और जवान रोजगार के कारण या तो अपराधी बन रहा है बेरोजगारी से तंग आके, और या फिर वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसको लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ भी ताल ठोकेंगे। दिल्ली और राजस्थान दोनों मोर्चों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ेगी, उसका आह्वान हम जल्दी करेंगे। और चारों उपचुनाव जो राजस्थान के अंदर है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चारों उपचुनाव अपने दम पर राजस्थान के अंदर लड़ेगी। और आप नेता लोग, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। पिछले कुछ दिनों से जो किसान आंदोलन में जो तथा देश विरोधी जो घटनाएं चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? 26 जनवरी की घटना की तो हमने निंदा कर दी थी, भाई वो जो तिरंगे का अपमान कोई चैन नहीं कर, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर तक का ही काम था कि राजस्थान, हमने देश में संदेश दिया कि राजस्थान इस आंदोलन में साथ है, ये हमारा संदेश था। बाकी बॉर्डरों पे हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी के नौजवान जरूर कहते हैं, मैं दूसरे बॉर्डर पे नहीं गया। हमारा मकसद है कि किसानों की जीत हो, किसानों की आड़ में हम कोई हमारी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कई घिसे पिटे लोगों को लेकर
और इसमें अगर अपना वो करना चाहती है राजनीतिक माइलेज लेना, तो कांग्रेस को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाहिए। किसान का बेटा कांग्रेस को भी जानता है कि 50 साल कांग्रेस ने कौन सा किसानों का भला किया, भारतीय जनता पार्टी कौन सा भला करी। ये किसान की लड़ाई है, इसलिए आम किसान इस संघर्ष का किसानों के साथ खड़ा। इसमें कोई नेता अगर गलतफहमी पाल ले कि मेरे साथ खड़ा है तो अपना झंडा लेकर खड़ा हो जाए, पता लग जाए कौन से किसान। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पंचायत समिति चुनाव आ रहे हैं, डीजे को लेके तो वैसे डीजे को लेके भी उनको परेशानी है उस नेताओं को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसको लेकर डीजे जो करता है, डीजे पे जो गीत बजते हैं वो, हाँ, तो गीत तो देखो उन्हीं लोगों के गाए जाते जो क्रांतिकारी होते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, लेकिन जयकारे सबसे ज़्यादा भगत सिंह के लगते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति को और देश की राजनीति को नई दिशा दी और पदों को ठोकर मारी। प्रदेश में 3 बार मंत्री पद ठुकराए और देश में 2 बार मंत्री पद ठुकरा के संदेश दिया कि मेरे लिए सत्ता जरूरी नहीं है, किसान और किसान के बेटों का मान सम्मान रहे और किसानों का झंडा ऊंचा रहे, ये हनुमान बेनीवाल के लिए जरूरी है। इसलिए ये डीजे पे गीत इसी बात के बचते हैं कि हनुमान बेनीवाल हमारा भाई है, वो लड़ाका है, वो किसी से नहीं डरता, वो हमारे लिए लड़ता रहता है। इसी बात के डीजे पे गीत बजते हैं और इसलिए जो कायर और कमजोर नेता है उनको ये डीजे वाले जो गीत है पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि कायरों के गीत बजे, तो कायरों के तो गीत इस देश में कभी नहीं बजे। गीत तो वीरों के गाए जाते हैं, वीरांगनाओं के गीत गाए जाते हैं, तो वो उनको जरूर मैं से तकलीफ, उनकी तकलीफ में मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा